हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजीएस ऑनलाइन ट्यूशन। आज हम सेवा क्लास 9 का सोशल साइंस पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। तो आज हम चैप्टर 1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रेलेवेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़। यहाँ रेलेवेंस का मतलब होता है एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल पार्टीज़। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे। और द्राविड़ा मुनेट्रा काझागम जो डीएमके है, इसका फुल फॉर्म है, जो तमिलनाडु का 60s में जो उसका बर्थ हुआ लास्ट सेंचुरी में। फर्स्ट टाइम ये जो रीजनल पार्टी से बेस्ड ऑन द रीजनल इंटरेस्ट एंड थिंकिंग इंडिया में इसका सृष्टि हुआ। मतलब ये इंडिया का जो रीजनल एरियाज है, वहाँ पे उन लोगों का इंटरेस्ट, उन लोगों के जो इच्छाएं है या फिर उन लोगों का जो विशेष है, उसको पब्लिक इंटरेस्ट को रखते हुए इस तरीके का एक पॉलिटिकल पार्टीज का पहली बार के लिए जन्म हुआ। डीएमके अभी भी एग्जिस्ट करता है तमिलनाडु पे। पार्टिकुलरली 80s का जो लास्ट सेंचुरी है, वहाँ रीजनल पार्टीज़ का बहुत ज़्यादा जन्म हुआ है, जिसको गोल्डन डिकेड ऑफ द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी जाना जाता है। यानी 80s के टाइम पे बहुत सारा रीजनल पार्टीज़ का जन्म हुआ है इंडिया पे। जैसे कि हमें ऑलरेडी मालूम है कि इंडिया एक कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस, कल्चर, रिलीजन्स पाए जाते हैं। और यहाँ के लोग जो है, कास्ट, कम्युनिटी बहुत सारा यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टीज़ का यहाँ पर जन्म हुआ। मोरओवर इसे कॉन्टीन्यूसली नेशनलिस्ट थिंकिंग जो है कांट कीप गोइंग, ये लॉन्ग रन के लिए ऐसा नहीं चलेगा। तो इसीलिए मच डिफ़िकल्ट होता है इंडिया में, जैसे कि बहुत सारा कल्चरल डाइवर्सिटीज़ है, इसी वजह से बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टीज़ का यहाँ पर जन्म हुआ है। पार्टिकुलरली इंडिया में जब पहली बार के लिए यानी फोर्थ जनरल इलेक्शन जब हुआ था 1967 में, रीजनल थिंकिंग का जो कंसेप्ट है, एस्पेक्ट, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, कंसिडरेशन, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली, ग्रेटली इन्फ्लुएंस किया। पार्टिकुलरली यहाँ पे जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जन्म होने का मेन रीज़न से नंबर 1 पे ही है डिस्क्रिमिनेटरी व्यूज़, ऑल्टीट्यूड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल इंडिया नेशनल पार्टीज़ का। तो डिस्क्रिमिनेटरी व्यूज़ तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी भेदभाव का जो ऑल्टीट्यूड होता है, जैसे कि ब्राह्मण अलग होता है, शूद्रास अलग होता है, तो इस तरीके का मेंटेलिटी को ही डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। नंबर बी पे है लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो बेसिकली जैसे कि अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे कि साउथ के लोग साउथ इंडियन भाषा ज़्यादातर अपनी भाषा बोला जाता है, और जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, जैसे कि बहुत सारे नॉर्थ इंडियन हिंदी भाषी होते हैं, हिंदी बातें करने वाला। तो इस तरीके का लिंग्विस्टिक को लेकर भी डाइवर्सिटीज है और भेदभाव है। तो इस तरीके से बहुत सारे इनसिक्योर फीलिंग्स आता है माइनॉरिटीज़ के बीच में। और जो यूनियन गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, सेंट्रलाइजेशन का जो पावर है, वो लोग गेन करने के लिए और अलग अलग रिसोर्सेज ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स पाने के लिए उन लोगों का नया पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म्ड होने का मेन रीज़न है। और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि इक्वल जस्टिफिकेशन पाने के लिए हर एक स्टेट में, और वीकनेस ऑफ द लीडर्स भी एक तरीके का, अगर सपोज जैसे कि कोई अगर लीडर वीक है, तो क्या करते हैं, जो रीजनल लोग हैं उस जगह के लोग, वो लोग अपना अपना पार्टी फॉर्म्ड करते हैं। एट प्रेजेंट हम लोग बहुत ही सिग्निफिकेंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी देखते हैं, जैसे कि डीएमके, एआईडीएमके जो तमिलनाडु में है, अकाली दल जो पंजाब में है, तेलुगु में है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में, असम में एजीपी जो असम गण परिषद है, मिजो नेशनल फ्रंट मिजोरम,
शिवसेना। तो अपना अपना लोकेलिटी का अलग अलग रीजनल पार्टीज हमें देखने को आता है। तो इस तरीके का जो पार्टीज है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, कभी कभी वो लोग अपना ही गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और कभी कभी क्या होता है, इस तरीके का जो रीजनल पार्टीज है वो अपना एक यूनियन गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज टूवर्ड्स इंडियन डेमोक्रेसी। तो जो रीजनल पार्टीज है उसका भी एक इंडियन डेमोक्रेसी में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। और इस तरीके का जो पार्टी है ये बॉर्न हुआ है किसी एक टाइम पे, किसी एक सिचुएशन की वजह से। तो बहुत सारा ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी से जो एंडलेसली गुस्से में, एंगर में, फ्रस्ट्रेशन में, डिससेटिस्फेक्शन में बनाया जाता है। तो इंडिया में तो हम बहुत सारे देखते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज ख़राब है, वो ख़राब है, बहुत सारा कंप्लेंट्स आते हैं। तो वो लोग वेरियस प्रॉब्लम्स को बेस करके वो लोग क्या करते हैं, अपना एक नया पार्टी बना लेते हैं ताकि वो लोगों को इंश्योर कर सके कि हम लोग और अच्छी तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म कर सकेंगे। तो वो लोग इसी कोशिश में रहकर उन लोग नया नया रीजनल पार्टीज क्रिएट कर लेते हैं। अगर ये जो रीजनल पार्टी से अगर सिंसियरली वर्क करते हैं ऑनेस्टी के साथ, तो डेफिनेटली ये जो रीजनल पार्टीज है वो हमेशा के लिए रह जाएंगे। तो वो अगर इंश्योर कर सकते हैं तो एक नया रिफॉर्म ला सकते हैं अपने गवर्नमेंट में। ये जो बर्थ है रीजनल पार्टीज का इंडिया में, ये एक ग्रेट चैलेंजिंग भी है, सिग्निफिकेंस है फॉर द वन पार्टी रूल इन द कंट्री। ये जो रीजनल पार्टी से पॉलिटिक्स में, कंट्री में, वो सक्सेसफुली एक चेंजेस ला सकते हैं। और सेकेंडली ये जो बर्थ ऑफ द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ सेंटर और स्टेट रिलेशंस को लाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारे ऐसा रिलेशंस देखने को मिलता है, बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलता है जहाँ पे रीजनल पार्टी अच्छी तरीके से अपना स्टेट को गवर्न करते हैं। थर्डली हम ये भी देखते हैं कि जो रीजनल पार्टीज़ का जो जन्म है वो जो ग्रासरूट लेवल का लोग हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं मोर एक्टिवली इन पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। फोर्थली हम ये भी देखते हैं कि ये जो रीजनल पार्टीज है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेंटर को स्ट्रेंथनिंग करने में और डेमोक्रेटिक थिंकिंग और फंक्शनिंग को लाने के लिए। लेकिन इसी के बीच में ऐसा लोग भी है जो ये सोचते हैं कि इंडिया का जो डेमोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग है या फिर डेमोक्रेसी है वहाँ पे एक ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं। लेकिन इसकी वजह से एक अच्छी बात भी होती है कि नॉर्मल जो लोग होते हैं तो वो लोग ग्रासरूट लेवल के लोग भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर अपना एक रीजनल पार्टी फॉर्म कर सकते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे द रोल ऑफ ओपोजिशन इन डेमोक्रेसी। ओपोजिशन का क्या रोल है वो हम पढ़ेंगे। तो ओपोजिशन जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेटिक कंट्री पे। विदाउट ए स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन, एक स्ट्रॉन्ग अगर ओपोजिशन नहीं रहा तो एक स्टेट, एक कंट्री जो है सक्सेसफुली इंश्योर नहीं कर पाते हैं इंटरेस्ट ऑफ द पीपल को। तो यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन की ज़रूरत है एक प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री होने के लिए। एक टाइम पे ऐसा भी हो गया था कि इंडिया का जब 4th जनरल इलेक्शन हुआ था तो उस टाइम में एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन पार्टी नहीं था। तो क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा वहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सब लोग, मतलब उसको ही वोट दिया था। तो वहाँ पे ओपोजिशन का सीट के लिए भी 50 सीट्स मतलब ज़रूरी था एक रिकॉग्निशन के लिए। लेकिन बाद में पॉलिटिकल पार्टीज जो है जैसे तैसे मैनेज कर पाया ओपोजिशन पार्टी के लिए। इनफैक्ट 1977 में ये जो रोल ऑफ ओपोजिशन जो है उसको नोटिस किया गया इन ए क्लियर मैनर। यहाँ पर यह देखा गया है कि एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री में स्ट्रॉन्ग रोल होता है ओपोजिशन का ताकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सक्सेसफुली रूल कर सके। 2 डेमोक्रेटिक कंट्री जो है जहाँ पर ओपोजिशन एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंग्लैंड।
तो हम ये देखते हैं कि यूएसए का जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी, वहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है। और जो ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके का जो गवर्नमेंट है, वहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन देखने को पाया जाता है। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द ओपोजिशन इन ए डेमोक्रेटिक स्टेट। इसका क्या फंक्शन है? तो ओपोजिशन का भी अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें ये है कि उन लोगों को सेफगार्ड करना पड़ता है, जो मैस ऑफ पीपल है उन लोगों का इंटरेस्ट को सेफ करना पड़ता है, और उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है स्कैंटिटी से ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अपोजिशन पार्टी को क्या करना पड़ता है? उन लोगों को लाइक डॉग लाइक उसको वॉच करना पड़ता है, उन लोगों को केयरफुली वॉच करना पड़ता है, उन लोगों को पब्लिक का इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान देना होता है। तो ओपोजिशन का भी बहुत सारा काम रहता है। ओपोजिशन को और एक काम होता है नंबर 2 पॉइंट पे, कि उन लोगों को जो गवर्नमेंट का एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर भी ध्यान रखना होता है, ताकि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में रहता है वो लोग अपना पावर को मिसयूज़ ना करें। उन लोगों को नेशनल इंटरेस्ट, जो लोगों का इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट में ना जाए, इसलिए उन लोगों को एक शार्प वॉच देते रहना पड़ता है। फिर इसके बाद नंबर 3 पॉइंट पे है, तो ऑनगोइंग स्कीम जो होता है या अपकमिंग स्कीम, प्लान्स, प्रोग्राम्स वगैरह जो भी है, गवर्नमेंट को उसको स्क्रूटिनाइज करना पड़ता है। स्क्रूटिनाइज मतलब कि उन लोगों को चेकिंग करते रहना पड़ता है कि इस तरीके का जो प्लान है कहीं वो पब्लिक के लिए हार्मफुल ना हो, पब्लिक का लिए भलाई हो। तो इस तरीके का उन लोगों को शार्प लुक देते रहना पड़ता है, और ज़रूरत पड़े तो इसका क्रिटिसाइज़ भी करना होता है और उसको रेक्टिफाई भी करना होता है कि किस तरीके से प्लान करने से ये लोगों के लिए भला रहेगा। फिर नंबर 4 पे है होप्स एंड एस्पिरेशन एज वेल एज, जो लोगों का नेसेसिटी है उसको प्रॉपर वे से गवर्नमेंट उसको नोटिस करे। और नंबर 5 पॉइंट पे ये है कि वो लोग हमेशा वेल प्रिपेयर्ड रहे ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट के लिए, और उसका जो नेसेसिटी है, सिचुएशन अराइज होने वाला है, ये सब के ऊपर में उन लोगों को हमेशा वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। नंबर 6 पॉइंट पे ये है कि पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करना चाहिए इफ़ेक्टिव मैनर पे, और उन लोगों को नंबर 7 पे ओपोजिशन का जो ड्यूटी है वो है रिमूव द एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस। अगर किसी गवर्नमेंट में या मैस ऑफ पीपल में एक डिफरेंसेस एग्जिस्ट करता है, उस तरीके का एग्जिस्टेंस को रिमूव कर देना है, क्लियर कर देना है बातों को। और उन लोगों को ये भी करना है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस देना है लोगों को, मैसिव पीपल को प्रेजेंट पॉलिटिकल एजुकेशन देकर कि ये क्या होता है, कहाँ से क्या होता है। तो हर एक अवेयरनेस को देना भी उन लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो नंबर 9 का पॉइंट पे ये है कि उन लोगों को गवर्नमेंट का जो अलर्ट है, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, पब्लिक ओपिनियन के ऊपर उन लोगों को जो लेना है उसको क्लियर कर देना है। नंबर 10 पे है उन लोगों को शार्प वॉच लग रहा है कि किस तरीके का डिक्टेटर कहीं रूलिंग तो नहीं हो रहा है या ऑटोक्रेटिक रूल। डिक्टेटोरियल का मतलब होता है कि मतलब गवर्नमेंट जो बोलता है उसके मुताबिक ही चलना है, आँख बंद करके जो भी बोलता है उसको मानना है। कहीं इस तरीके का गवर्नमेंट तो नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ों में उन लोगों को नज़र डालना होता है। ओपोजिशन का और एक इम्पॉर्टेंट रोल भी है, उन लोगों को मोबिलिटी और गवर्नमेंट का जो फंक्शनिंग है उसको स्पीड अप करने देना है, और प्रॉपरली एडवाइस करना है, सजेशंस देना है कि किस तरीके से गवर्नमेंट और बेटर वे से काम कर सके। तो उन लोगों का और एक काम भी होता है कि उन लोगों का लोगों को और गवर्नमेंट का बीच में उन लोगों का लिंक उन लोगों को बनाना है, ताकि जो लोग हैं उन लोगों का जो इंटरेस्ट है या उन लोगों का जो डिमांड है, जो अपोजिशन पार्टी है उसको सरकार के आगे या गवर्नमेंट के आगे उसको बोलने का भी उन लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम पढ़ेंगे अलायंस और कोलिशन गवर्नमेंट। कभी कभार क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होता है वो अपना एक गवर्नमेंट एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं पाने की वजह से बना नहीं सकता है। तो इन लोगों को क्या करना होता है, जो रीजनल पार्टीज होते हैं उन लोगों के साथ उन लोगों को एक साथ अलायंस करके वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। इस तरीके का जो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं उसको ही अलायंस या फिर
कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होता है उन लोगों को अलायंस फॉर्म करके डिफरेंट आइडियल्स जो है उसको एक ऑर्डर और कैप्चर रूलिंग पावर में लाना है और कॉम्प्रोमाइज़ करके एडजस्टमेंट करके जो इंटरेस्ट है कॉमन पीपल का उसको एक्सेप्ट करके, उस प्रोग्राम को एक्सेप्ट करके एक गवर्नमेंट फॉर्म करना होता है। बहुत सारा ऐसा रीजंस हमें देखने को मिलता है कि क्यों अलायंस या फिर कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करना होता है। आजकल के ज़माने में बहुत सारा नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करते हैं, तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो नेसेसरी अमाउंट ऑफ जो रूलिंग करने के लिए जितना सीट ज़रूरी होता है वो नहीं हो पाने की वजह से कभी कभार अलायंस गवर्नमेंट फॉर्म करना होता है। ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ये दिक्कतें आते हैं, इस वजह से भी होता है। और नंबर 2 में है तो जो डिक्रीज है सिग्निफिकेंट, ए सिंगल पॉलिटिकल पार्टीज में सिग्निफिकेंस ज़्यादा नहीं रहते हैं, तो वहाँ पर जहाँ पे बहुत सारा लोग होते हैं या जहाँ पर जो नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अगर ज़्यादा होते हैं तो फिर उस टाइम में उन लोगों को अलायंस फॉर्म करना होता है। नंबर 3 पे रीज़न दिया है कि बहुत सारा पैसा, क्रोर्स ऑफ मनी स्पेंड करने के बाद भी एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाता है ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी होने की वजह से, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके का सिचुएशन में क्या होता है, गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करना होता है। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी, ज़्यादा स्पेंड करने उसको छोड़कर, ज़्यादा स्पेंडिंग ऑफ मनी को छोड़कर वो लोग क्या करते हैं, एक साथ मिलकर एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं अलायंस करके। इस तरीके का सिचुएशंस पे बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स को भी मौका मिल जाता है गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का। तो अगर हम लोगों का मेजोरिटी ज़्यादा ना हो लेकिन हम लोग अगर अलायंस फॉर्म कर लेते हैं किसी गवर्नमेंट के साथ और हम लोग एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं तो हर एक डिफरेंट रीजन से लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाता है। इंडिया में जो अलायंस और कोलिशन गवर्नमेंट है ये ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है। ये जो हेजिमोनी है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जो पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद ही यह कंसेप्ट आया है अलायंस गवर्नमेंट। तो 1947 से 1967 तक इंडियन नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस ही रूलिंग कर रहे थे, एक ही पार्टी रूलिंग कर रहे थे। लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हो गया, लेटर सिंगल पार्टी डोमिनेंस जो है वो बहुत सारा प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस फेस करने लग गया पॉलिटिकल सिनेरियो में। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, ये जो अलायंस गवर्नमेंट जो है वो एंट्री कर दिया 1977 में, जब पहली बार के लिए प्राइम मिनिस्टर जो है लेक मोरारजी देसाई बैनर ऑफ जनता पार्टी उसको लेकर 1979 में पहली बार के लिए अलायंस फॉर्म करके जनता पार्टी कोलैप्स हो गया और इसके बाद अक्टूबर का महीने में ही एक अलायंस गवर्नमेंट फॉर्म कर दिया। अलायंस गवर्नमेंट जैसे कि प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह के साथ मिलकर, तो ये धीरे धीरे क्या हो गया, ये जो गवर्नमेंट है डिडंट सर्वाइव लॉन्ग। इस तरीके का गवर्नमेंट ज़्यादा दिन तक लास्टिंग नहीं हो पाया। ऑल्दो 2 इलेक्शन हुआ थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद, फिर से बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना पावर को फिर से रूलिंग कर दिया 1989 में टिल 2014। वो इस तरीके से वो लोग अलायंस कर लिया था सेंट्रल में। ऑफ कोर्स हम अभी भी देखते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है मेजॉरिटी, उन लोगों ने मार्च 2014 जो है वहाँ पर अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी भी यूपीए गवर्नमेंट फॉर्म किया, प्राइम मिनिस्टर विद द चेंजेस। ओके, तो 26 मई में जो बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने भी जनरल इलेक्शन का एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर उन लोगों ने रूलिंग किया। इससे पहले जो था यूपीए गवर्नमेंट जो था डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है उसका एंडेड करा दिया। यूपीए गवर्नमेंट मतलब कि वो भी एक अलायंस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और
नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। दो तरीके का अलायंस हमें देखने को मिला अभी तक गवर्नमेंट का फंक्शनिंग में। तो यहाँ पर अलायंस गवर्नमेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में रूल किया था। यूपीए एंड दूसरा है एनडीए। यूपीए में आपका ये भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ एक दूसरा गवर्नमेंट भी है, अलग अलग पीरियड में अलग अलग था बेसिकली। तो यहाँ हम डिमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे, अलायंस गवर्नमेंट का किस तरीके से प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है या ड्रॉबैक्स होता है। तो अलायंस गवर्नमेंट में बेसिकली ये थोड़ा अनस्टेबल होता है, शॉर्ट लिव होता है। ग्रेटेस्ट डिमेरिट ही इंस्टेबिलिटी है। तो यहाँ पर कभी कभी गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद वो लोग अपना सपोर्ट को विड्रॉ कर देने से इस तरीके का गवर्नमेंट फिर से कोलैप्स हो जाता है। तो यहाँ पर एक वीक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जहाँ पर अपना डिसीजंस बोल्ड तरीके से नहीं ले पाते हैं। नंबर 3 पे है डिफ़िकल्ट इन अडॉप्टिंग लॉन्ग टर्म स्कीम। तो इस तरीके का अलायंस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लॉन्ग टर्म स्कीम को नहीं रख सकते हैं। इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि श्योरिटी नहीं होता है। फिर फोर्थली क्या होता है, एम्बिशन ऑफ द मेंबर पार्टीज़। अभी जो मेंबर पॉलिटिकल पार्टीज़ होता है इस तरीके का अलायंस गवर्नमेंट में, वहाँ पे एम्बिशियस पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होता है उन लोगों का अपना एक एम होता है कि उन लोगों को पॉलिटिकल गेन होना है, बेनिफिट होना है। तो इस तरीके का सेल्फिश इंटरेस्ट जो है वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को क्या कर देता है, एंटी पीपल वन कर देता है। तो थोड़ा उन लोग का इंटरेस्ट पब्लिक की तरफ से थोड़ा कम हो जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, थ्रेट टू नेशनल इंटरेस्ट मतलब खतरा। अलायंस गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट होता है पब्लिक का, जो नेशनल इंटरेस्ट होता है उसके लिए खतरा बन जाता है, क्योंकि ये एक इफ़ेक्टिव मैनर नहीं होता है। वो नेशनल इंटरेस्ट जो है हमेशा डर लगा रहता है, नेशनल इंटरेस्ट को वो लोग इफ़ेक्टिव कर पाएगा या नहीं, या उन लोगों का जो गवर्नमेंट है वो सारा फुलफिल कर पाएगा या नहीं। तो एक नेशनल इंटरेस्ट के लिए खतरा बन जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, नंबर 6 पॉइंट पे ये भी दिया गया है कि इस तरीके का अलायंस गवर्नमेंट जब फॉर्म होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई को जो कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं उन लोगों को सब सेटिस्फाई कराने का चक्कर में बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता है। नेक्स्ट है मेरिट ऑफ द अलायंस गवर्नमेंट। मेरिट मतलब कि फ़ायदा। तो कभी कभार क्या होता है, अलायंस गवर्नमेंट जो है वो सिचुएशनल होता है। तो कभी कभार स्वीटेबल होता है, रिक्वायरमेंट और सिचुएशन के हिसाब से ये कभी कभार सही हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, सिचुएशन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो सस्टेन हो जाता है। तो वो लोग हमेशा अपना जो बॉन्डिंग है गवर्नमेंट के साथ वो अच्छा फॉर्म करने की वजह से, पावर को हाथ में रखने की वजह से वो लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि अच्छा काम कर सके। तो इस तरीके का सिचुएशनल की वजह से वो लोग कभी कभार अच्छा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है नॉन ऑटोक्रेट गवर्नमेंट। नॉन ऑटोक्रेट गवर्नमेंट में क्या होता है, उन लोगों का ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, ऑटोक्रेटिक में एक सिंगल रूलिंग होता है जो कि एब्सोल्यूट पावर होता है जिसका। तो उन लोगों को डर नहीं रहता है कि कोई उसका कुर्सी को छीन लेगा या ये वो ब्ला ब्ला जो भी हो। तो जो अलायंस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, अलायंस होने से उन लोगों का एक लगातार एक डर सा रहता है कि अगर मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आज ये टूट भी सकता है। तो इस तरीके का नॉन ऑटोक्रेटिक होता है, उन लोग का बिहेवियर जो होता है नॉर्मल लोगों के साथ वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो उन लोग नॉन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि रीजनल रिप्रेजेंटेशन भी होता है, यानी पावर में आने के लिए जब अलायंस किया जाता है तो एक ही रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ये तो डायरेक्टली वो किसी पावर में अपना एक पावर को नहीं पा सकते हैं। तो लेकिन अगर ये लोग अलायंस फॉर्म करते हैं तो उन लोगों का पार्टिसिपेशन जो होता है वो उन लोगों के लिए फ़ायदा रहता है, यानी उन लोगों को अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाता है। अलायंस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है वो सेफगार्ड हो जाता है। तो अलायंस की वजह से एक जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होता है वो एक ही प्लेटफॉर्म में आ जाता है, जिससे कि वो लोग हमेशा
ट्राई करते हैं एकोमोडेट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ। और ये जो पार्टीज़ है वो स्ट्रिक्टली अपना एक आइडिया पे स्टिक नहीं होता है, तो इसी वजह से नेशनल यूनिटी और नेशनल इंटीग्रेशन का स्ट्रेंथनिंग भी होता है। नेक्स्ट नंबर 5 पॉइंट पे है रिड्यूसिंग एंड मिसयूजिंग ऑफ पब्लिक मनी होता है। मतलब कि जैसे कि पकड़ लो, अगर एक ही पावर में होता है तो वो लोग क्या होता है कि वो लोग मिसयूज़ होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। लेकिन अगर अलाइंड गवर्नमेंट होता है, अलायंस के साथ अगर गवर्नमेंट फॉर्म होता है, तो वो लोग जो पब्लिक मनी होता है उसको मिसयूज़ करने का चांसेस थोड़ा कम रहता है। और जो अलायंस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो इनफैक्ट वेस्टेज ऑफ ह्यूज पब्लिक मनी को भी बचा लेता है। तो इसीलिए जितना वो लोग अलायंस करके एक गवर्नमेंट फॉर्म करता है तो वहाँ पे बहुत सारा मैरिज भी है, डीमैरिज भी है। और तो इस सब के बारे में हम लोगों ने इस बार इस वीडियो में सीख लिया। आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे का नोटिफिकेशन हमें मिल सके। और काइंडली सजेस्ट कीजिए कि आपको किस तरीके का वीडियोस चाहिए या किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, तो उसके ऊपर में हम लोग वीडियो बना सकेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।